हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन फॉर फीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट चैप्टर जो था ये उसी का सेकंड पार्ट है जो हमने स्टडी किया था, जिसके सम्स किए थे कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वेन एवर एनी कंपनी इशू शेयर्स, तो शेयर्स का जो अमाउंट है वो एक ही बार में लमसम भी मंगवाया जा सकता है एंड अगर कंपनी चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी कॉल कर सकती है अमाउंट को। अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में कॉल कर, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई शेयर होल्डर अमाउंट पे करने में अनेबल रहता है, तो उस कंडीशन में कंपनी कुछ टाइम प्रोवाइड करती है एंड इवन आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टाइम, अगर शेयर होल्डर फिर भी पेमेंट करने में अनेबल रहता है तो उस कंडीशन में उसके शेयर्स को कंपनी अगर चाहे तो फोरफिट कर सकती है, जब्त कर सकती है। ओके, तो इसका क्या प्रोसीजर होता है, कंपनी किस टाइप से शेयर्स को फोरफिट कर सकती है, फोरफीचर की कंडीशन में कंपनी के क्या राइट्स होते हैं या शेयर होल्डर के पास क्या राइट रहते हैं या नहीं रहते हैं, वही सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से, अंशों के हरण से आशय या मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। कंपनी कैपिटल को एक्यूमुलेट या कलेक्ट करने के लिए टाइम टू टाइम अलॉटेड शेयर्स की जो रिमेनिंग अमाउंट है, ड्यू अमाउंट्स हैं, उन्हें कॉल्स के थ्रू शेयर होल्डर्स से डिमांड करती है, कॉल करती है। बाय चांस अगर कोई शेयर होल्डर शेयर्स पर कॉल की गई इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता है या फिर डिफरेंट कॉल्स को पे नहीं कर पाता, तो इस कंडीशन में कंपनी अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ऐसे शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फोरफिट कर सकती है। कंपनी को ये राइट होता है कि अगर शेयर होल्डर ड्यू अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में कंपनी के पास राइट होता है कि वो उन शेयर्स को फोरफिट कर ले। ठीक है, तो इसी टाइप से शेयर्स को फोरफिट करना या शेयर सर्टिफिकेट को कैंसिल करना ही फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहलाता है। ओके, इफ in any company's articles of association there is no provision for forfeiture of shares, then उस कंडीशन में टेबल F के जो रूल्स हैं वो इनेक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अंशों के हरण संबंधी नियम, रूल्स ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और वैध हरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड फॉरफीचर। शेयर्स को फोरफिट करते टाइम कंपनी को काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर कंपनी से ज़रा सा भी कोई गलती हो जाती है तो ऐसे में फोरफीचर इनवैलिड हो जाता है। सो वैलिड फोरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसको फॉलो करना कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। सो फर्स्ट पॉइंट, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जब किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को फोरफिट करना चाहती है तो फॉर दैट आर्टिकल्स में इसके लिए एकदम क्लियर प्रोविजंस होने चाहिए। ओके, यानी जब कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है एट दैट टाइम ही आर्टिकल्स में फोरफीचर से रिलेटेड प्रोविज़न क्रिएट कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ कोर्ट से इसके लिए परमिशन लेना ज़रूरी होता है। ओके, सेकंड थिंग, शेयर्स को फोरफिट करने का रीज़न एकदम एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ओके, बिना किसी रीज़न के या ज़्यादा टाइम प्रोवाइड ना किया हो और फोरफिट किया जाए तो ये करेक्ट नहीं होता। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ शेयर्स की फोरफीचर का एक प्रपोज़ल डायरेक्टर्स की मीटिंग में पास होना चाहिए
ओके, यानी सभी डायरेक्टर्स की सबकी कंसेंट होना चाहिए और मीटिंग में इसका डिस्कशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, फोर्थ पॉइंट, शेयर्स को फोरफिट करने से पहले शेयर होल्डर को इसकी इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है, so that he can get information about non-payment and about procedure of forfeiture. The next thing, डायरेक्टर्स के थ्रू फॉरफीचर का जो प्रपोजल है वो पास करने के बाद होल्डर को प्रोवाइड करना चाहिए दैट जो मीटिंग है, मीटिंग में प्रपोजल पास हो गया है शेयर्स को फॉरफिट करने का, तो शेयर होल्डर को इसकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि अगर वो टाइमली पेमेंट करके इस टाइप के प्रोसीजर से बचना चाहे तो बच सके। यानी कहने का सेंस ये है कि प्रॉपर टाइमिंग एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए शेयर होल्डर को अबाउट द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर। देन नेक्स्ट थिंग, शेयर्स के जो फॉरफीचर का राइट है वो ट्रस्ट वर्दीनेस वाला होता है। दैट मीन्स कि ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो है ये कंपनी के फेवर में होना चाहिए, कंपनी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग दैट आफ्टर फॉरफीचर वो जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाते हैं एंड कंपनी अगर चाहे तो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग एक सही रेट पर इन्हें वापस से री इशू कर सकते हैं। यानी अब क्योंकि फॉरफिट कर लिया शेयर्स को तो वो शेयर्स कंपनी की प्रॉपर्टी हो गए हैं एंड कंपनी के प्रॉपर्टी हो गए हैं तो अब कंपनी अगर चाहे तो वो उन शेयर्स को वापस से री इशू कर सकती है, बट एप्रोप्रिएट प्राइस डिसाइड करने के बाद। ओके, सो दीज आर ऑल द रूल्स और characteristics of valid forfeiture. Then next टॉपिक है हमारा अंशों के हरण करने की विधि, प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। वैसे तो शेयर्स के फॉरफीचर की जो प्रोसीजर है काफ़ी बड़ा है, बट इन शॉर्ट हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी के जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटर्स होते हैं, वो ऐसे शेयर होल्डर्स की लिस्ट बनाते हैं और डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं जिन्होंने एक या एक से ज़्यादा कॉल्स का अमाउंट पे नहीं किया है। तो ये लिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट की जाती है, बताई जाती है। देन जो डायरेक्टर्स हैं वो आर्टिकल्स या कंपनीज एक्ट के जो टेबल एफ है उसमें जो रूल्स दिए होते हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग वो ये ऑर्डर देते हैं कि उन सभी शेयर होल्डर्स को जिनका कि अमाउंट ड्यू है उन्हें एक नोटिस सेंड किया जाए जिसमें अमाउंट पे करने के लिए 14 डेज़ का टाइम पीरियड प्रोवाइड किया जाए। एक बार ये ऑर्डर प्लेस करने के बाद उन शेयर होल्डर्स को कंपनी के थ्रू नोटिस सेंड किया जाता है जिसमें कंपनी नॉन पेमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर को एंड साथ में ये भी इन्फॉर्म करता है कि यू हैव टू पे योर ड्यूज विद इन 14 डेज। ओके, अब 14 डेज के बाद भी अगर पेमेंट नहीं करता शेयर होल्डर उस कंडीशन में क्या होगा, तो नोटिस रिसीव हो जाने के बाद भी अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता तो उसे कंपनी के थ्रू एक नोटिस और सेंड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट नोटिस सेंड करने के बाद भी अगर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता, अपने ड्यूज को क्लियर नहीं करता, तो इसकी इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रोवाइड की जाती है एंड ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एक प्रपोज़ल पास किया जाता है मीटिंग में जिसमें ये डिसीज़न लिया जाता है कि शेयर्स को फॉरफिट करना है। ओके, सो कंपनी इन शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है एंड इसकी एक इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को सेंड की जाती है दैट
कंपनी हैड फॉरफिटेड योर शेयर्स सो दैट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद शेयर होल्डर जो है उसके पास जो शेयर सर्टिफिकेट है उसे वापस कंपनी को रिटर्न कर ले। ओके तो ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उन पे शेयर होल्डर ने ऑलरेडी जो अमाउंट पे कर दिया है उस अमाउंट को भी कंपनी फॉरफिट कर लेती है। एंड ऐसे डिफ़ॉल्टी जो शेयर होल्डर्स है उनके नेम्स अपने कंपनी के रजिस्टर में से हटा दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। एंड इवन एट लास्ट कंपनी जो है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन के थ्रू नॉर्मल पब्लिक को भी इन्फॉर्म कर देती है, प्रकाशित करवा देती है कि इन शेयर होल्डर्स का कंपनी के जो शेयर्स हैं उन्हें फॉरफिट कर लिया गया है और अब ये पर्सन्स जो हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। तो इस टाइप से एक डिक्लेरेशन भी पब्लिश किया जाता है कंपनी के थ्रू जनरल पब्लिक के लिए, सो दैट लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके तो ये थे शेयर्स को फॉरफिट करने का प्रोसीजर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंशों के हरण का अंशधारी पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ऑन शेयर होल्डर। ओके सो आफ्टर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिलेटेड शेयर होल्डर के क्या राइट्स एंड क्या ड्यूटीज़ हैं या उस पर क्या इफ़ेक्ट आते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो रिलेटेड शेयर होल्डर है उसके शेयर्स जब फॉरफिट हो जाते हैं आफ्टर फॉरफीचर ऑफ शेयर, उस शेयर होल्डर का उन शेयर्स पर से जो राइट है वो ख़त्म हो जाता है, यानी उसकी जो ओनरशिप रहती है कंपनी के शेयर्स पे वो ख़त्म हो जाती है। सेकंड थिंग शेयर्स के फॉरफिट होने के बाद रिलेटेड जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का मेंबर नहीं रहता। ओके देन जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, अब ऑब्वियसली कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है तो कंपनी उन शेयर्स पे डिविडेंड भी शेयर होल्डर को प्रोवाइड नहीं करेगी। एंड देन लास्ट थिंग एज अ शेयर होल्डर उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को जितने भी राइट्स प्रोवाइडेड थे आफ्टर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वो सारे राइट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। ओके तो इस तरीके से ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे जो असर पड़ता है फॉरफीचर का वो था इस टॉपिक में। ओके नेक्स्ट टॉपिक इज अंशों के हरण का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ओके सो अब जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है तो उन पर जो अमाउंट कॉल किया गया है उस अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है एंड जितना अमाउंट उस पर ऑलरेडी मिल चुका है तो ऑब्वियसली वो अमाउंट भी कंपनी फॉरफिट कर लेती है। तो जितना भी अमाउंट मिल चुका है उतने अमाउंट से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। एंड जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं यानी कि जो अदत्त राशि है तो उतने अमाउंट से अलॉटमेंट या कॉल्स डिपेंड करता है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कौन सा अमाउंट पे नहीं किया है तो उन सभी को क्रेडिट किया जाता है। ओके अब ये तो हो गई एंट्री की बात। एक बार मैं आपको एंट्री भी बोल के बता देती हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट to share second and final call account and to share forfeited account, forfeiture of shares for non-payment of due amounts। ठीक है एज आई टोल्ड यू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो किया है हमने वो फॉरफिटेड शेयर्स पे टोटल जितना अमाउंट कॉल किया गया है मांगा गया है उस अमाउंट से हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। देन
उसके बाद बाकी सारे अकाउंट्स हमारे क्रेडिट होते हैं, जैसे कि टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है उस अमाउंट से। देन टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट ड्यू है। देन टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, द्वितीय एवं अंतिम याचना पर जो राशि अप्राप्त है। एंड टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, यानी जो शेयर्स फॉरफिट किए हैं उस पर जो अमाउंट ऑलरेडी कलेक्ट हो गया है उतने अमाउंट से। ओके, अब ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। हमने यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, इन सभी को क्रेडिट किया है। अब डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर ने कितना अमाउंट पे कर दिया है और कितना अमाउंट पे नहीं किया है। हो सकता है कि शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी प्लस अलॉटमेंट पे कर दिया हो, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल बाकी हो, या फिर फर्स्ट कॉल भी पे कर दिया, ओनली सेकंड कॉल बाकी हो और शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो। ठीक है, तो शेयर होल्डर ने जितना अमाउंट कंपनी को पे कर दिया है वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट होगा, और जो अमाउंट अभी तक ड्यू है, बाकी है, उन्हें सेपरेट अकाउंट्स के थ्रू, यानी जैसे शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस टाइप से सेपरेटली इंटर करेंगे। ओके, अब एक और चीज़ कि एक कंपनी के थ्रू अपने शेयर्स का जो इशू करने का वर्क है वो पार वैल्यू यानी सम वैल्यू पर, सम मूल्य पर या अधिमूल्य यानी प्रीमियम पर किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि एंट्रीज में उस अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। ओके, इसमें एक मेथड और है। जनरली जब हम एंट्रीज करते हैं और मान लो कॉल सिनेरियर होता है, यानी किसी शेयर होल्डर से कोई अमाउंट हमें रिसीव नहीं होता है, तो एक कंडीशन तो ये होती है कि हम एंट्री करते टाइम जब रिसीव करें अमाउंट, तो एक्चुअल में जो अमाउंट या जितने शेयर्स का अमाउंट हमें रिसीव हुआ है हम उतना का एंट्री कर लें। ठीक है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल, है ना। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कोई कंपनी उसकी प्लेस पे कॉल सिनेरियर अकाउंट को भी अगर ओपन करता है, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो अगर कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन किया गया है, इन दैट कंडीशन फोर फीचर के टाइम पर भी एंट्री करते टाइम उसे कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले एंट्री में बताया था कि इंडिविजुअली हम जितना भी कॉल्स का अमाउंट ड्यू है उनको इंडिविजुअली इंटर करेंगे। ठीक, लाइक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल, है ना। तो उसकी प्लेस पर जो भी अमाउंट्स ड्यू हैं उन सभी को हम एक ही कॉल में, यानी कॉल सिनेरियर अकाउंट, एक ही अकाउंट ओपन करके और उन सब की एंट्री एक ही साथ एक ही अकाउंट के थ्रू हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट and to share forfeiture account, share forfeited due to non payment of call money। ओके, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में वही जितना अमाउंट कॉल कर चुकी है कंपनी वो अमाउंट, देन कॉल सिनेरियर फॉरफिटेड अकाउंट जो शेयर्स हैं उन पे जितना अमाउंट ड्यू है यानी मिलना बाकी है, एंड शेयर फॉरफिचर अकाउंट में वो अमाउंट जो कि ऑलरेडी रिसीव हो चुका है फॉरफिटेड शेयर्स पर। ओके, तो ये कंडीशन। देन नेक्स्ट कंडीशन, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण पर लेखा फॉरफिचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। ओके, अगर प्रीमियम पर शेयर्स को इशू किया गया है तो शेयर को फॉरफिट करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हुआ है कि नहीं।
अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है तो इसका कोई एंट्री नहीं होगी, यानी प्रीमियम को उस टाइम हम ध्यान रखेंगे ही नहीं। ओके, बट ये अगर ये अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है प्रीमियम का, तो प्रीमियम के अमाउंट से प्रीमियम अकाउंट को, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जिस भी कॉल या अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है, जिस पर ये अमाउंट मांगा गया है, उसमें भी हम इस अमाउंट को इंक्लूड करके चलेंगे। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन इसकी देख लेते हैं हम। प्रीमियम अप्राप्त रहने पर लेखा, जिन शेयर्स को फोरफिट करना है, अगर उन्हें प्रीमियम पर इशू किया गया है और प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में जो एंट्री होगी वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान देना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, एंड टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट से टोटल अमाउंट जो कॉल किया गया है वो डेबिट करेंगे। देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से जो ड्यू प्रीमियम का अमाउंट है, प्रीमियम का ड्यू अमाउंट वो रिकॉर्ड करेंगे। देन वही सब टू शेयर अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, देन शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, एंड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट रिसीव्ड अमाउंट इसमें आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन, प्रीमियम प्राप्त होने पर लेखा, एंट्री व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड। अगर फोरफिटेड शेयर्स पर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका है, तो उस कंडीशन में एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, एंड टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। एज इट इज़ सेम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के साथ में वो अमाउंट जो कॉल कर लिया गया है शेयर्स पे टोटल, देन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल वो अमाउंट जो कि रिसीव नहीं हुआ है शेयर होल्डर से, एंड शेयर फोरफिटेड अकाउंट मीन्स वो अमाउंट जो कि रिकवर हो चुका था। ओके, तो यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका है, तो इस एंट्री में कहीं पे भी प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंशों का समर्पण या सरेंडर ऑफ शेयर्स। अब फोरफिटेड में क्या था कि कंपनी शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर रही थी कि आपने पेमेंट नहीं किया है और शेयर फोरफिट कर लिए जाएंगे, और कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर लेती है। अब यहाँ अंशों का समर्पण या सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या है, इसमें जब कोई शेयर होल्डर शेयर्स पर जो अमाउंट पेएबल है उसका पेमेंट करने में अनेबल रहता है, तो उस कंडीशन में वो अपनी मर्जी से शेयर्स को सरेंडर कर सकता है कंपनी के सामने। तो इसे शेयर्स का अंशों का समर्पण या सरेंडर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ आफ्टर सरेंडर ऑफ शेयर्स कंपनी उन शेयर्स की ओनर बन जाती है, एंड इन यहाँ पे भी भले ही कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट शेयर्स का समर्पण करने पर भी एंट्रीज उसी अकॉर्डिंग होगी जैसे शेयर फोरफिटेड की एंट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो सरेंडर्ड शेयर्स हैं इन्हें भी री इशू किया जा सकता है। ओके, तो ये टॉपिक था हमारा सरेंडर ऑफ शेयर्स। नाउ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स। अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में अंतर। फर्स्ट थिंग,
पक्षकार यानी पार्टीज, अंशों का हरण यानी फोरफीचर ऑफ शेयर्स में फोरफीचर का जो वर्क है ये कंपनी के थ्रू किया जाता है, जबकि सरेंडर ऑफ शेयर्स में सरेंडर का जो वर्क है वो शेयर होल्डर के थ्रू किया जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अंशों का हरण या वापसी, फोरफीचर ऑफ शेयर्स और रिटर्न ऑफ शेयर्स। तो अगर हम फोरफीचर की बात करें तो कंपनी को जब शेयर होल्डर से कॉल्स का अमाउंट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में वो शेयर्स रूल्स के अकॉर्डिंग कंपल्सरीली फोरफिट कर लेती है। एंड अगर हम बात करें सरेंडर ऑफ शेयर्स की, तो यहाँ पर शेयर होल्डर जो है वो अपने पर्सनल रीज़न से अगर अनेबल रहता है पेमेंट करने में शेयर्स का, तो वो अपनी खुद की पर्टिकुलर मर्ज़ी से अंशों को रिटर्न कर देता है। ओके, एंड इस वीडियो के लिए एक और लास्ट टॉपिक, हरण का खंडन या रिवोकेशन ऑफ फोरफीचर। अगर कंपनी जब शेयर्स को फोरफिट करती है तो उस टाइम पर शेयर होल्डर अगर कंपनी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कंपनी का शेयर होल्डर रहने दिया जाए, और अगर डायरेक्टर्स इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं तो उस पर्सन को वापस से कंपनी का शेयर होल्डर बनाया जा सकता है। बट उस कंडीशन में शेयर होल्डर को डायरेक्टर्स के थ्रू जो भी कंडीशंस दी जाए उन कंडीशंस को उसे कंपल्सरीली फॉलो करना ज़रूरी होता है। ओके, तो इस वीडियो में थ्योरी का इतना ही पार्ट, रिमेनिंग पार्ट थ्योरी का हम नेक्स्ट वीडियो में या सम्स के साथ में समझेंगे। ओके, थैंक यू।